दोस्तों, एक चौराहे से एक चमचमाती हुई फॉर्च्यूनर कार जैसे ही निकलने वाली होती है तो चौराहे पर जाम लगा था। तो जो व्यक्ति उस कार में बैठा हुआ था वो अपने ड्राइवर से कहता है कि भाई साहब, थोड़ी देर रुक जाओ, इतनी भी क्या जल्दी है। बहुत सारे लोग सामने खड़े हुए हैं और मुझे लग रहा है कि जाम काफी दूर तक लगा हुआ है, इसीलिए जल्दबाजी ना करो, आराम से चलते हैं। उसका ड्राइवर उसके द्वारा बताए गए निर्देश के अनुसार गाड़ी को उसी भरे चौराहे पर रोक लेता है, तब तक के लिए जब तक के लिए वो जाम खाली ना हो जाए। तो दोस्तों, आज की कहानी जो है वाकई में झंझोर देने वाली कहानी है और सीख देने वाली कहानी है। तो चलिए आज की सच्ची कहानी शुरू करते हैं। दोस्तों, 14 अगस्त 2015 को उत्तर प्रदेश का एक जिला पड़ता है कन्नौज, और इसी कन्नौज में एक जगह पड़ती है छिबरामऊ। जो मैंने अभी शुरू में कहानी आपको बताई थी, सुनाई थी कि उस चौराहे पर जाम लगा हुआ था, छिबरामऊ चौराहा था, यहीं पर ही जाम लगा हुआ था। उसमें बैठे सत्येंद्र चौहान, जो कि फॉर्च्यूनर के मालिक थे, वो किसी विशेष काम से दिल्ली जा रहे थे और जैसे ही चौराहे पर फॉर्च्यूनर कार रुकती है तो सत्येंद्र चौहान जी बहुत ही दयालु किस्म के आदमी हैं और वो देखते हैं कि उनकी गाड़ी के आसपास 3-4 महिलाएं आती हैं जो गंदे कपड़े बहुत पहने हुए हैं, गंदे तरीके से कपड़े पहने हुए हैं और उनका कपड़ा बहुत ही मैला कपड़ा है। तो ये देखकर उन्हें लगता है कि जैसे ये लोग भीख मांगने वाले हैं। जैसे आपने देखा होगा कि बहुत सारे चौराहों पर खड़े रहते हैं। सत्येंद्र जैन का ड्राइवर जैसे ही फॉर्च्यूनर का शीशा नीचे करता है, वैसे ही सत्येंद्र जैन अपने जेब में से हाथ डालते हैं और जेब से पर्स निकालते हैं और अपनी पर्स से कुछ रुपए की गड्डी निकालते हैं और कुछ रुपए के नोट निकालने के बाद वो 3-4 महिलाओं को सत्येंद्र 1-1 हजार रुपए देता है। और उसके बाद वो देखता है कि अब जाम खुल गया है, तो ड्राइवर से कहता है कि अब गाड़ी आगे बढ़ाओ। जैसे ही गाड़ी आगे बढ़ने वाली होती है, दोस्तों, सत्येंद्र जैन देखते हैं कि उनकी खिड़की के पास एक महिला खड़ी है जो लगातार उनकी खिड़की पर हाथ मार रही है और कह रही है कि बाबूजी, हमें तो आपने कुछ दिया ही नहीं। सत्येंद्र जैन जब शीशे के अंदर से उसे देखते हैं तो उन्हें ऐसा लगता है कि जैसे वो इस महिला को जानते हैं, पहचानते हैं। सत्येंद्र जैन तुरंत अपनी कार का शीशा नीचे करते हैं और वो महिला जैन के पास चलकर आती है और अपना सर उस कार के अंदर डाल देती है और सत्येंद्र जैन से कहती है कि बाबूजी, आपने तो मुझे कुछ दिया ही नहीं। जैसे ही सत्येंद्र जैन उस महिला को देखते हैं और कहते हैं, अरे तुम यहाँ क्या कर रही हो? वो कहते हैं कि आप सत्येंद्र हैं? तो वो कहते हैं कि हाँ, मैं सत्येंद्र हूँ, लेकिन तुम यहाँ क्या कर रही हो? दरअसल ये कोई महिला और नहीं बल्कि सत्येंद्र जैन की तलाकशुदा पत्नी थी। दोनों का तलाक तकरीबन 3 वर्ष पहले हो चुका था। दोनों एक दूसरे को देखते हैं। सत्येंद्र जैन जब उससे पूछते हैं अपनी पत्नी से, जिससे तलाक हो चुका था, जिसका नाम रूबी था, रूबी, तुम तो एक अच्छे खासे घराने की लड़की थी और जब तलाक का कोर्ट में केस हुआ था तो तुमने मेरे नाम 40 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया था और मैंने दिया भी था। वो 40 लाख रुपए का जुर्माना तुम्हारा क्या हो गया? तुम ऐसी स्थिति में क्यों आ गई कि आज तुम दर बदर की ठोकरें खा रही हो और एक रोड पर भीख मांग रही हो? जब वो सब कुछ सुनती है तो कहती है कि मैं आपको सब कुछ बताऊंगी, मुझे थोड़ा सा टाइम दीजिए। सत्येंद्र जैन अब रूबी से कहते हैं कि ऐसा है कि तुम मेरी कार में सवार हो जाओ, तुम मेरी पिछली सीट पर बैठ जाओ। और सत्येंद्र जैन अपने ड्राइवर से कहते हैं कि भाई साहब, पीछे वाला दरवाजा खोल दीजिए। तुरंत ही ड्राइवर उनका दरवाजा खोल देता है और अगले क्षण ही रूबी कार में सवार हो जाती है। जैसे ही वो कार में सवार होती है, वहाँ के कुछ लोग जो दुकानदार थे, उन्हें लगता है कि कोई बड़ा आदमी एक गरीब महिला को एक भिखारिन समझकर कहीं गलत काम के लिए तो नहीं किडनैप किए ले जा रहा है। तो वहाँ लोगों की भीड़ लग जाती है, पूरी बाजार इकट्ठा हो जाती है ये जानने के लिए कि आखिर एक फॉर्च्यूनर वाला बड़ा आमिर आदमी एक गरीब भिखारन को क्यों लेके जा रहा है, आखिर उसने अपनी गाड़ी में क्यों बैठाया है। दोस्तों, जब वो महिला गाड़ी में सवार हो रही थी तो उसके साथ 3-4 जो भीख मांगने वाली और औरतें थी, उनको शक हो गया था। उनको ये सारी कहानी नहीं पता थी कि आखिर ये महिला कार में क्यों बैठ रही है और फॉर्च्यूनर कार में बैठे व्यक्ति से इस महिला का क्या संबंध है। उन महिलाओं ने आपस में जब तेजी से बातें करना शुरू की तो वो सारी बातें धीरे धीरे 1 मिनट के अंदर पूरे बाजार में गूंज गई थी
और पूरे बाजार वाले इकट्ठा हो गए थे। जैसे ही पूरे बाजार वाले इकट्ठा होते हैं, उस महिला से पूछते हैं, तो महिला कहती है कि दरअसल ये मेरे तलाकशुदा पति हैं सत्येंद्र जैन, और मुझे ये जबरदस्ती नहीं लेके जा रहे हैं, बल्कि मैं इनके साथ खुद जाने के लिए तैयार हूँ। सत्येंद्र जैन रूबी को अपने साथ लेकर जाते हैं, एक होटल पर बैठाते हैं और वहाँ वो अपने ड्राइवर को कुछ पैसे देते हैं और कहते हैं कि जाओ मार्केट से इनके लिए एक अच्छी सी साड़ी खरीद कर ले आओ, इनके लिए एक चप्पल की जोड़ी खरीद कर ले आओ। ड्राइवर तुरंत अपने मालिक की बात मानकर बगल के एक मार्केट से कपड़े लेकर आता है। तब तक वो होटल पर बैठे बैठे सत्येंद्र जैन कहते हैं अपनी तलाकशुदा पत्नी से, रूबी से, कि रूबी तुम होटल के अंदर जाओ और महिला स्नानागार घर में स्नान करके आओ। अब रूबी स्नान करके आती है और सत्येंद्र जैन उसे नया कपड़ा पहनाते हैं। दोस्तों, वो नया कपड़ा पहनने के बाद ऐसे लग रही थी जैसे वो नई नवेली दुल्हन हो। सत्येंद्र जैन जब उसको देखते हैं तो देखते ही रह जाते हैं। वो सोचते हैं कि इसकी परिस्थिति भले ही कैसी हो, बदल गई हो, लेकिन चाल चलन, इसका चेहरा मोहरा कुछ नहीं बदला। ये सिर्फ हालात की मारी है, सिर्फ मजबूरियों की मारी है। सत्येंद्र जैन उससे कहते हैं कि सत्येंद्र जैन उससे कहते हैं कि मैं किसी जरूरी काम से दिल्ली जा रहा हूँ, अगर मुझे तुम थोड़ा सा टाइम दो तो मैं तुमसे कल आकर मिलूंगा। तुम अपना पता लिखा दो मुझे कि तुम इस जगह पर रहती हो, तो मैं वहाँ पर दिल्ली से वापस लौटने के बाद आऊँगा और तुमसे मुलाकात करूँगा। वो कहती है ठीक है। वो अपने कमरे पर चली जाती है और सत्येंद्र जैन दिल्ली चले जाते हैं और दिल्ली में दिन में अपना सब काम निपटाते हैं जल्दी जल्दी, और रात में जब होटल में सोने के लिए जाते हैं तो सत्येंद्र जैन की वो रात कट नहीं रही थी, और ना उधर रूबी की जो कि चौराहे पर भीख मांगती थी उसकी भी वो रात नहीं कट रही थी। दोस्तों, दोनों ने ऊहा-पोहा की स्थिति में करवट बदल बदल कर पूरी रात काटी। अगले दिन सत्येंद्र जैन दिल्ली से लौटते हैं और रूबी द्वारा बताए गए पते पर पहुंचते हैं तो पता चलता है कि रूबी वहां पर है ही नहीं। फिर अपने काम धंधे पर भीख मांगने के लिए जा चुकी है। वो फिर उसी चौराहे पर आते हैं जहां पर रूबी उन्हें पिछले दिन मिली थी। रूबी को फिर से अपनी गाड़ी पर बैठाते हैं और गाड़ी पर बैठने के बाद रूबी उन्हें अपने रूम पर ले जाती है जहां वो एक किराए के गंदे छोटे से कमरे में रहती थी। दोस्तों, जब वो उस कमरे में अंदर जाते हैं तो देखते हैं कि एक बेड बड़ा हुआ है, लगा हुआ है, और बेड के ऊपर सत्येंद्र जैन की और रूबी की एक फ़ोटो टंगी हुई है। जैसे ही वो फ़ोटो सत्येंद्र जैन की नज़रों में आती है, यानी कि सत्येंद्र जैन की निगाहें जैसे ही उस फोटो पर पड़ती हैं, तो दोस्तों रूबी से पूछते हैं, रूबी हमारा तुम्हारा तो तलाक 2-3 साल पहले हो चुका है, हमारा तुम्हारा एकदम अलग अलग रास्ते हो गए थे, सब कुछ बंटवारा हो चुका था, सब कुछ कोर्ट में तय हो चुका था, तुमने मेरे ऊपर हर्जाना लगाया था, वो 40 लाख रुपए भी मैंने तुम्हें दे दिए थे, तो ये आखिर तस्वीर क्यों लगा रखी है। रूबी फूट फूट कर रोने लगती है और कहती है कि दरअसल मैंने आपको तलाक भले ही दे दिया था, लेकिन उस तलाक के पीछे मेरी रजामंदी नहीं थी। मैं दरअसल आपको कभी तलाक देना ही नहीं चाहती थी। मैं आज भी आपको उतना ही प्यार करती हूँ जितना कि शादी के बाद क्या करती थी, यानी कि तलाक के पहले क्या करती थी आपको। सत्येंद्र जैन कहते हैं कि फिर तुमने तलाक मुझे क्यों दे दिया। तब वो पूरी कहानी बताती है। वो कहती है कि दरअसल रूबी के एक जीजा होते हैं, रूबी के पिता होते हैं और रूबी का एक भाई होता है। सत्येंद्र जैन एक बड़े बिजनेसमैन थे, उनके पास बहुत सारी संपत्ति थी, अकूत धन था, और सत्येंद्र जैन अपने माँ बाप के इकलौते बेटे थे। तो सत्येंद्र जैन की जब शादी हुई थी तो रूबी के घर वालों से, रूबी के जीजा जो थे, वो लोग रिश्ता सत्येंद्र जैन के यहाँ जब देखने गए थे तो देखते हैं कि इनके यहाँ सब कुछ भरा पूरा है, ये तो बहुत बड़े रईस हैं, इनके पास बहुत सारी धन दौलत है। वो लोग सोचते हैं कि हमें चाहे जो करना पड़े भले ही, लेकिन लड़का इकलौता है, हम शादी इसी के यहाँ करेंगे। और लास्ट में होता भी वही है, वो शादी सत्येंद्र जैन से ही करते हैं। और जब शादी हो जाती है तो चूंकि जो जीजा था ना, वो बहुत ही लालची टाइप का आदमी था, और वो जो कहता था वही सत्येंद्र जैन की ससुराल में मान्य होता था। यानी रूबी के माता पिता और भाई मानते थे। जब रूबी दुल्हन बनकर सत्येंद्र जैन के घर जा चुकी थी तो जैसे जैसे
1-2 साल रिश्ता चलता है। उसके बाद धीरे धीरे देखते देखते उसके जीजा, उसके भाई, उसके माँ बाप सब लोग रूबी को कहीं ना कहीं से चढ़ाने लगते हैं और वो बहकाने पर आ जाती है और अपना घर खुद ही तोड़ने पर उतावली हो जाती है। और स्थिति यहाँ तक पहुँच जाती है कि दोनों का आपस में तलाक का केस चलता है। रूबी के जीजा को और रूबी के घर वालों को, यानी उसके मायके वालों को पता ही था कि सत्येंद्र जैन के पास पैसों की कोई कमी नहीं है, तो अगर मैं उनके ऊपर जुर्माना ठोकूं तो ये आराम से पैसे दे देंगे और उस पैसे को लेकर हम अपनी जिंदगी अच्छी तरीके से गुजारेंगे। लेकिन रूबी को इस चीज की भनक नहीं थी कि ये लोग उसका घर बिगाड़ रहे हैं, उसका घर फूंक रहे हैं, उसके साथ धोखा दे रहे हैं। रूबी भी अपने मम्मी पापा और अपने भाई के कहने पर ये सारा कृत्य करती थी और लास्ट में कोर्ट में दोनों का तलाक हो जाता है। रूबी अपने परिवार जनों के कहने पर 40 लाख रुपए का जुर्माना सत्येंद्र जैन पर ठोक देती है और सत्येंद्र जैन भरे कोर्ट में 40 लाख रुपए अदा करके दोस्तों दोनों का संबंध विच्छेदन यानी कि दोनों का तलाक हो जाता है। ये सारे पैसे रूबी के नाम से उसके खाते में आ जाते हैं। इसीलिए धीरे धीरे उसका जीजा कहता है कि रूबी देखो, अब तुम्हारा तलाक हो गया है, मैं तुम्हारी अच्छी शादी करा दूंगा, ऐसे तुमसे कोई शादी नहीं करेगा क्योंकि तुम तलाकशुदा हो। तो तुम्हें सबसे पहले अपना एक छोटा सा घर बनाना होगा, एक प्लाट, एक जमीन खरीदना होगा जिसमें कोई भी लड़का या कोई भी परिवार लालच में आकर तुमसे शादी करने के लिए तैयार हो जाए। वो यानी कि उसका जीजा और उसके घर वाले उससे 30 लाख रुपए प्लाट के नाम पर ले लेते हैं और लास्ट में उसे कुछ नहीं मिलता है और धीरे धीरे पूरे पैसे रूबी के खा जाते हैं। और जब रूबी के पूरे पैसे खत्म हो जाते हैं तब तक रूबी का इकलौता भाई जो था उसकी शादी हो जाती है और शादी होने के बाद जब उसकी पत्नी आ जाती है तो वो कहती है रूबी से, बहुत ज़्यादा जलन रखने लगती है और रूबी उसको फूटी आंखों भी नहीं सुहाती है। रूबी अब बड़ी हो चुकी थी, जब उसकी शादी हुई थी तो शायद वो मैच्योरिटी, वो अवस्था नहीं थी कि जो चीज़ों को समझ पाए। लेकिन दोस्तों अब रूबी सब कुछ समझ पा रही थी, सब कुछ जान चुकी थी, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। उसने अपने हंसते खेलते परिवार में अपने हाथों से आग लगा दी थी। जब उसका पैसा खत्म हो जाता है तो रूबी का भाई और रूबी के माता पिता उसको घर से निकाल देते हैं। फिर वो अपने जीजा के पास पहुंचती है। जीजा भी कहता है कि तुम्हें जहां मर्जी हो वहां चले जाओ, जब तुम अपने पति की नहीं हो सकी तो तुम हम लोगों की कब होगी। और रूबी फिर सीधा चली जाती है। उसके पास कोई ऑप्शन नहीं होता है कहीं रहने का, तो वो थक हार कर मजबूरन में रोड पर कुछ महिलाओं के मिलने के बाद, एक दूसरे से मिलने के बाद ऐसी महिलाओं से उसकी मुलाकात होती है जो रोड पर भीख मांगने का काम करती हैं। दोस्तों रूबी से वो लोग कहती हैं कि तुम मेरे साथ आओ। रूबी अब उन्हीं के साथ रहने लगी और खाने लगी थी। झुग्गी में उसका जीवन चल रहा था। अब धीरे धीरे रूबी भी उसी धंधे में उतर आई। अब वो धीरे धीरे वो भी भीख मांगने लगी थी। जब पूरी कहानी रूबी ने उसी कमरे में अपने पति सत्येंद्र जैन को सुनाई तो सत्येंद्र जैन की आंखों से आंसू निकलकर जमीन पर गिरने लगे। अब रूबी सत्येंद्र जैन से पूछती है कि माँ तो मुझे बहुत मानती थी, माँ का क्या हाल है। तो सत्येंद्र जैन कहता है कि माँ आज भी वैसे ही है, माँ तुम्हें आज भी याद करती हैं। उन्होंने पता नहीं कितनी बार मुझसे कहा क्या मेरी बहू अब मुझे वापस नहीं मिल सकती, लेकिन अब वो बुजुर्ग हो चुकी है। अब मैं उन्हें क्या ही बताऊं कि हमारा कोर्ट में तलाक हो चुका है, अब हम कभी एक दूसरे को नहीं हो सकते हैं। रूबी सत्येंद्र जैन से कहती है कि अगर दिल सच्चा हो, मोहब्बत सच्ची हो और इरादे नेक हो तो हम अभी भी एक हो सकते हैं। सत्येंद्र जैन कहता है नहीं, कानूनी तौर पर, धार्मिक तौर पर हम हर तरीके से अब अलग हो चुके हैं। इतना कहकर वो कुछ पैसे निकालता है और कहता है कि ये पैसे रखो, हर महीने का जो तुम्हारा खर्चा होगा उसे मैं देता रहूँगा, मुझसे लेते रहना, लेकिन मैं तुम्हें अपने साथ नहीं ले जा सकता हूँ, नहीं रख सकता हूँ। तो रूबी को पैसे देता है, रूबी को, और अपनी कार में बैठ जाता है। जैसे ही कार सवार हो जाता है रूबी उसके पाँव पकड़कर रोने लगती है और सत्येंद्र जैन का भी दिल पिघल जाता है। वो कहते हैं कि एक बार मुझे अपनी सासू माँ से बात करा दो। सत्येंद्र जैन अपनी जेब से अपना मोबाइल निकालते हैं और तुरंत अपनी माँ को कॉल करते हैं और कहता है कि माँ रूबी मिल गई, रूबी से बात करना है। जैसे उसकी माँ ये बात सुनती है, यानी कि उसकी बहू रूबी आज कितने दिनों बाद उसके बेटे को मिली है, वो तुरंत अपने बेटे से तपाक से बोल कहती है कि बेटा बात कराओ मुझे बहू से। सत्येंद्र अपने फ़ोन को
अपनी तलाकशुदा पत्नी को, रूबी को पकड़ाता है। अब सासू और बहू दोनों एक दूसरे से काफ़ी बात करते हैं और सत्येंद्र की माँ सत्येंद्र से कहती है कि ऐसा करो कि तुम बहू को सीधा घर वापस लेकर आओ। अब सत्येंद्र चूंकि अपनी माँ की बातों को टाल नहीं सकता था, काट नहीं पा रहा था, तो अपने उसी फॉर्च्यूनर में रूबी को बैठाता है और सीधा लेकर अपने घर पहुंचता है। दोस्तों, जैसे ही घर पहुंचता है वो देखता है कि उसकी माँ आरती की थाल सजाए अपनी बहू का इंतजार कर रही थी। वो अपनी बहू की आरती करती है, दोनों एक दूसरे के गले मिलते हैं, सास और बहू, और खूब रोते हैं। उसके बाद सत्येंद्र कहता है कि माँ, ये वही रूबी है जिसने कोर्ट में मुझसे 40 लाख रुपए का जुर्माना लिया था और मैंने 40 लाख रुपए भरे थे। क्या इस महिला को दोबारा अपने घर में रखना चाहिए? तो उसकी माँ उससे कहती है कि बेटा, अगर सुबह का भूला शाम को घर वापस आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते हैं। यह भी इंसान है और गलतियां हमेशा इंसानों से ही होती हैं। अगर इससे कोई गलती हो गई है तो इसे माफ कर दीजिए। सत्येंद्र अब अपनी तलाकशुदा पत्नी रूबी को माफ कर देता है और दोस्तों, सत्येंद्र और रूबी दोनों एक बार फिर अपनी नई जिंदगी की शुरुआत करते हैं और एक साथ बड़े प्यार से रहने लगते हैं। दोस्तों, अगर हमारी कहानी आपको अच्छी लगी हो तो कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा, और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। और हाँ, यदि आप फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कर लीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।